अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आरएस लर्निंग जोन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ENG 524 फाइनल टर्म्स में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 27 CDA एंड डिस्कोर्सेज अबाउट टेररिज्म एंड वायलेंस। अब यहाँ पर विल्किंस क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि वक्त के साथ साथ जो पॉलिटिक्स है और मीडिया है वो मिल गए हैं और इस मिलने की वजह से लोगों को सियासी तौर पर तैयार किया जाता है और इसे क्या कहते हैं, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन। द फ्यूजन ऑफ पॉलिटिक्स एंड मीडिया ओवर द टाइम हैज़ लेड टू पॉलिटिकल सोशलाइजेशन। अब यानी कि जो सियासत है ना, उसको कौन फेमस करता है, उसको मीडिया फेमस करती है, और जो पॉलिटिशियंस हैं वो उनको उनको क्या बना देते हैं, उनको सेलिब्रिटीज़ बना देते हैं। देखिए, ट्रांसफॉर्मिंग पॉलिटिशियंस इनटू मीडिया पर्सनैलिटीज एंड ऑफन सेलिब्रिटीज। अब जो ये वाली थी ना, दिस हैज़ इंक्रीज एकेडमिक इंटरेस्ट इन द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल डिस्कोर्स। इस वजह से क्या हुआ था, इस वजह से ये हुआ कि जब पॉलिटिक्स और मीडिया मिल गए तो जो एकेडमिक्स मतलब कि यानी रिसर्च करने वाले जो लोग हैं, उन्होंने पॉलिटिकल डिस्कोर्स को स्टडी करना शुरू कर दिया। इसलिए ना बहुत सी रिसर्च हुई थी और जो पॉलिटिक्स की मुख्तलिफ बातों को समझाने की कोशिश करती थी। देखिए, रिजल्टेड इन अ वेराइटी ऑफ स्टडीज़ अंडरटेकिंग। यहाँ पर अब डिस्कोर्सेज का मतलब क्या होता है? डिस्कोर्सेज का मतलब होता है कि बातचीत या गुफ्तगू जो होती है किसी टॉपिक पर होती है, यानी जब लोग किसी मामले पर बहुत बड़ी डिस्कशन करते हैं, उसको क्या कहते हैं, उसको डिस्कोर्स कहते हैं। आसान लफ्ज़ों में मैं अगर आपको बताऊं तो डिस्कोर्स का मतलब होता है कि वो सब बातें जो किसी चीज़ को समझाने के लिए, जस्टिफाई करने या लोगों को मुतासिर करने के लिए बोली जाती हैं, तो वो क्या होता है, वो डिस्कोर्स है। अगर एग्जांपल हम यहाँ पर ले लें, जब न्यूज़ चैनल जो है वो टेररिज्म पर जोर देते हैं, इस बात पर ज़्यादा जोर देते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, रोज़ इसी बात पर, इसी टॉपिक पर बात कर रहे हो, तो वो क्या होगा, वो टेररिज्म का डिस्कोर्स एक होगा। अब यहाँ पर हम पढ़ लें within the more general context of political discourse, the discourse of war, terrorism and violence have also received a fair share of attention। यहाँ पर हमारे पास क्या लिखा हुआ है कि जब हुआ ना पॉलिटिकल डिस्कोर्स में, क्या हुआ था, पॉलिटिकल डिस्कोर्स में वार, टेररिज्म और वायलेंस पर भी रिसर्च हुई। ख़ास तौर पर पर्टिकुलरली आफ्टर द 9/11 टेररिस्ट अटैक इन अमेरिका। ख़ास तौर पर 9/11 अटैक्स के बाद ये जो टॉपिक है ना, इनको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई थी। मतलब कि ये टॉपिक और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए थे। 9/11 का अटैक क्या, 9/11 का अटैक वो बड़ा अटैक है, वो बड़ा हमला है जो अमेरिका में 2001 में हुआ था। अब टेररिज्म इज एज अ सोशल पॉलिटिकल कंस्ट्रक्ट इज डिफिकल्ट टू बी डिफाइन ऑब्जेक्टिवली एंड यूनिवर्सली। अब यहाँ पर देखें, जो टेररिज्म है ना, उसका एक वो क्या है, एक समाजी और सियासत से जुड़ी हुई चीज़ है। इसको ना सब जगह एक जैसा डिफाइन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। लार्जली कॉन्टेक्स्ट बेस्ड टेररिज्म इज सोशियो पॉलिटिकल कंस्ट्रक्ट। ये सियासत और समाजी, ये जो सोशियो पॉलिटिकल से जुड़ी हुई है और इसको हम एक जैसा डिफाइन नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल है। कॉलिंस की डिक्शनरी क्या कहती है? कॉलिंस की डिक्शनरी कहती है कि टेररिज्म कैन नॉट रियली बी सिंप्लिसिटी डिफाइन एज अ सिस्टमैटिक यूज ऑफ वायलेंस एंड इंटिमिडेशन टू अचीव सम गोल। कि लोगों को डरा धमका करना, अपना मकसद हासिल कर लेना। अब ये जो है ना, ये बहुत आसान वाली डेफिनेशन है जो कि पूरी बात नहीं बताती, ठीक है। टेररिज्म एज अ सोशियो पॉलिटिकल कंस्ट्रक्ट इज अ डिफिकल्ट, ये चीज़ है। जो टेररिज्म है ना, अगर ये एक सोशियो पॉलिटिकल से जुड़ी हुई चीज़ है और इसको हर जगह ना एक डिफरेंट तरीके से डिफ़ाइन किया जाता है, एक जैसा डिफ़ाइन करना मुश्किल हो जाता है, और जो है ना लार्जली कॉन्टेक्स्ट बेस्ड होती है। ये आपका MCQs पे आ सकता है, टेररिज्म का लार्जली कॉन्टेक्स्ट बेस्ड। अब यहाँ पर आगे देख लें, अ रिलेटिव सुपरफिशियल डेफिनेशन ऑफ कंस्ट्रक्ट अकरिंग इन अ मिलियू ऑफ कंप्लीटिंग एंड कन्फ्लिक्टिंग रिलीजियस इकोनॉमिक्स। यहाँ पर हमारे पास क्या लिखा हुआ है? अब जो मार्सेला है 2004 में, वो क्या कहते हैं कि जो टेररिज्म है ना, वो एक ऐसी चीज़ है जो मज़हब, कल्चर, हिस्ट्री और साइकोलॉजी सब मिलकर बनाते हैं। इसलिए टेररिज्म को समझना आसान नहीं होता। टेररिज्म की यहाँ पर हमारे पास डेफिनेशंस है ना। पहले ये था कि टेररिज्म इज अ सोशल पॉलिटिकल कंस्ट्रक्ट इज डिफिकल्ट टू बी डिफाइन ऑब्जेक्टिवली एंड यूनिवर्सली लार्जली कॉन्टेक्स्ट बेस्ड। और कॉलिंस इंग्लिश डिक्शनरी, इसने क्या कहा था? फिर मार्सेला की डेफिनेशन है, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि जो टेररिज्म है वो एक ऐसी चीज़ है जो मज़हब, कल्चर, हिस्ट्री और साइकोलॉजी सब मिलकर बनाते हैं। इसलिए टेररिज्म को समझना आसान नहीं होता। नेक्स्ट आप देखें, ऑफन एकेडमिक्स एंड पॉलिटिकल एनालिटिक्स फाइंड द वर्ड टेररिज्म एज ए कैलकुलेटेड एलिमेंट ऑफ प्रोपेगेंडा। अब प्रोपेगेंडा का हिस्सा जो वेनबर्ज है और डेविस है 1989 में, वो कहते हैं कि कई दफ़ा हुकूमतें हैं, ये जो लीडर्स हैं, वो टेररिज्म का लफ्ज़ प्रोपेगेंडा के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। प्रोपेगेंडा का मतलब है कि लोगों के जहन पर एक असर डालना ताकि वो उनका कहना ही मान लें। जो उनका दुश्मन होता है वही वो अवाम का दुश्मन भी बनाना चाहते हैं। अब यहाँ पर दो मुख्तलिफ हमारे पास नज़रिए हैं, वो कौन से हैं? वो हमारे पास ये हैं कि इट कैन ऑफन बी हाइपोक्रिटिकल एंड मिसलीडिंग टर्म्स विच वी आर रिलेटिवली कंडेम एक्सेप्ट वेयर वी ourselves are friends of our are engaging it, then we ignore it and attach it tags like liberation or defense of the free world or national honor। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? टेलर कहते हैं कि लोग टेररिज्म को बुरा कहते हैं, मगर कब बुरा कहते हैं? जब कोई दूसरा करता है। जब वो खुद करते हैं या उनका दोस्त करता है तो वो उसी काम को किस चीज़ का टैग दे देते हैं? आज़ादी की लड़ाई है, या डिफेंस ऑफ द फ्री वर्ल्ड है,
इस तरह के वो वर्ड दे देते हैं, ठीक है, आर नेशनल ऑनर का। बार्टोल्यूकी कहते हैं 2010 में, ये कहते हैं कि जो है ना टेररिज्म पर जो डिस्कोर्स है अक्सर वो रिलीजन और आइडेंटिटी से जुड़ा हुआ है विद अदर डिस्कोर्स। ये देखें, लोडेड विद assumptions such as discourses is usually interlinked with other discourses such as religion and identity। ये रिलीजन एंड आइडेंटिटी, ये कौन कहते हैं? ये बार्टोल्यूकी कहते हैं कि जो है ना वो रिलीजियस और आइडेंटिटी से जुड़ी होती है। फिर यहाँ पर हुइज की लास्ट स्टेटमेंट है, वो क्या कहता है कि जो पीपल्स है ना वो कैन नॉट एंगेज इन वार विदाउट द मेडिएटिंग फोर्स ऑफ डिस्कोर्स। लोग वार और वायलेंस जो डिस्कोर्स के जरिए करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं मल्टी पर्सपेक्टिव अप्रोच एंड पब्लिक डिस्कोर्स, टॉपिक 2 हमारे पास है। अब इसमें क्या है, इसमें है कि जो पहले तो हमारे पास है कि मल्टी पर्सपेक्टिव अप्रोच क्या है। तो मल्टी पर्सपेक्टिव अप्रोच का मतलब होता है कि बहुत सारे नज़रियों से एक चीज़ को देखना। अब CDA में अलग अलग स्कॉलर्स ने अपना उन्होंने नज़रिया बताया है, मगर सबका जो बेसिक पॉइंट था वो यही है कि पावर और आइडियोलॉजी जो है, देखें, बट द बेसिक टेनेट्स, ये वाली जो फर्स्ट लाइन के एंड आप देखें, बट द बेसिक टेनेट्स कॉमन टू ऑल एड्रेस इश्यूज ऑफ पावर एंड आइडियोलॉजी एट प्ले इन सोसाइटी। कि जो पावर और आइडियोलॉजी है वो सोसाइटी में कैसे काम करते हैं और ये सब ना लैंग्वेज से कैसे मुमकिन हो सकता है, ठीक है। एंड द वे इट इज़ मेड पॉसिबल थ्रू लैंग्वेज यूज़। ये फेयर क्लॉ ऑफ वैन डिजी की स्टेटमेंट थी। अब फेयर क्लॉ, वैन डिजिक और वुडन ने ये बताया कि जो लैंग्वेज है ना वो एक सोशल प्रैक्टिस है, यानी ज़बान सिर्फ बात करने का टूल नहीं है बल्कि सोसाइटी को शेप करने का भी एक ज़रिया है। फिर यहाँ पर है, इट इज़ इन दिस रिगार्ड दैट CDA इज सो यूनिक विद इट एम्फेसिस ऑन इन्वेस्टिगेशन। अब CDA क्या है? CDA की यूनिकनेस यहाँ पर है, CDA इसलिए यूनिक है क्योंकि ये मल्टी डिसिप्लिनरी और प्रॉब्लम ओरिएंटेड इन्वेस्टिगेशन करती है, ठीक है। इट एम्फेसिस ऑन इन्वेस्टिगेशन इन प्रॉब्लम ओरिएंटेड एंड मल्टी डिसिप्लिनरी मैटर। इट इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन इन्वेस्टिगेशन अ लिंग्विस्टिक यूनिट पर्स बट इन स्टडिंग सोशल फिनोमेना विच आर नेसेसरली कॉम्प्लेक्स एंड दस रिक्वायर अ मल्टी डिसिप्लिनरी एंड मल्टी मेथोडिकल अप्रोच। अब यहाँ पर हमारे पास हैं वुडक और मेयर, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि CDA का मकसद सिर्फ लैंग्वेज को स्टडी करना नहीं है बल्कि कम्प्लेक्स सोशल प्रॉब्लम को समझना होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लें कि हमारे पास है, नेक्स्ट भाटिया है। भाटिया क्या कहते हैं 2018 में? ये कहते हैं कि टू डिफाइन इट इन सिंपल टर्म द डिस्कोर्स ऑफ इल्यूजन। डिस्कोर्स ऑफ इल्यूजन का किसने टर्म हमारे पास, ये किससे रिलेटेड है? ये भाटिया ने दिया था। भाटिया कहते हैं कि जो डिस्कोर्स ऑफ इल्यूजन है ना, ये एक ऐसी गुफ्तगू है जो लोगों की ना अपनी सोच और अपने तजर्बे से बनती है। ये गुफ्तगू क्या होती है? ये अक्सर किसी सियासी मकसद के लिए भी इस्तेमाल होती है, यानी लोग हिस्ट्री और पर्सनल एक्सपीरियंसेस को मिलाकर एक ऐसी बात बनाते हैं कि जो दूसरों पर असर करती है। अब यहाँ पर उन्होंने एक चीज़ दिया, हिस्टोसिटी और हैबिटस। भाटिया कहते हैं कि इस डिस्कोर्स का एक थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है जो हिस्टोसिटी और हैबिटस पर बेस्ड होता है, ठीक है। जो हिस्टोसिटी और हैबिटस पर बेस्ड होता है, 2015 में जो उनकी स्टेटमेंट है। हिस्टोसिटी का मतलब क्या होता है कि गुजरी हुई हिस्ट्री को लेकर आज की सोच में डाल देना, और हैबिटस का मतलब क्या होता है कि वो आदतें और तरीके जो इंसान को सोसाइटी सिखा देती है, यानी लोग पास्ट नॉलेज को रिकॉन्टेक्चुअलाइज करके आज के एक्शन में इस्तेमाल करते हैं। ये चीज़ है हमारे पास। नेक्स्ट यहाँ पर एक लफ्ज़ है हमारे पास, स्ट्रक्चर इमीडिएसी। ये क्या है? स्ट्रक्चर इमीडिएसी जो ल्यूडर है ना, ल्यूडर 2011 और उनके साथ एक और है, वो कहते हैं कि स्ट्रक्चर इमीडिएसी का मतलब होता है कि लोग अभी जो बात कर रहे हैं ना उसको पास्ट से कनेक्ट करते हैं ताकि उनका जो पॉइंट है ना वो स्ट्रॉन्ग लगे, या अनकॉन्शियसली पुरानी चीज़ों को लेकर आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर है लिंग्विस्टिक एंड सेमियोटिक एक्शन। अंडरलाइन है वर्ड लिंग्विस्टिक एंड सेमियोटिक एक्शन। ये क्या है? ये है कि सब्जेक्टिव सोच से कुछ स्पेसिफिक लैंग्वेज और सिंबल निकलती हैं, यानी लोग मेटाफोर्स और रिटोरिक इस्तेमाल करते हैं ताकि दूसरों को ना मुतासिर कर सकें। चैटरिस ब्लैक कहते हैं, इन्होंने यहाँ पर क्या, इन्होंने क्रिटिकल मेटाफोर्स एनालिसिस कहा है इस चीज़ को। सब्जेक्टिव सोच से कुछ स्पेसिफिक लैंग्वेजेस निकलती हैं ना, तो लोग इन्हें किस लिए रिटोरिक इस्तेमाल करते हैं ताकि वो दूसरे लोगों को ना मुतासिर कर सकें। तो चैटरिस ब्लैक इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं क्रिटिकल मेटाफोर एनालिसिस। नेक्स्ट यहाँ पर हम अगर देख लें, हमारे पास है सोशल इम्पैक्ट्स और कैटेगराइजेशन। सोशल इम्पैक्ट, लैंग्वेज एंड एक्शंस एंगेज मैनी कैटेगरीज एंड स्टीरियोटाइप्स व्हिच कैन बी एनालिसिस थ्रू JOC। सोशल इम्पैक्ट्स और कैटेगराइजेशन, जो लैंग्वेज और एक्शन से नई कैटेगरीज और स्टीरियोटाइप्स बनती हैं। JOC कहते हैं कि ये कैटेगरीज जो होती हैं ना, ये लोगों को मोरल पोजीशंस और आइडेंटिटी को सेट करती हैं। जो लैंग्वेज और एक्शन से नई कैटेगरीज और स्टीरियोटाइप्स बनती है, वो क्या करती हैं? वो लोगों की मोरल पोजीशंस और आइडेंटिटी को सेट करती हैं। अब एंड पे हमारे पास दिए हुए हैं कुछ टूल्स दिए हुए हैं, तो और वो कौन कौन से होते हैं एनालिसिस के लिए जो टूल्स होते हैं? वो है टेम्पोरल रेफरेंसेस, मेटाफोर, उसके बाद पॉजिटिव नेगेटिव प्रेजेंटेशन है, और आइडेंटिटी कंस्ट्रक्शन एक्सेट्रा।
अब एनालिसिस जो यहाँ पर हमारे पास वर्ड यूज़ हुआ है, किसी चीज़ पर ना गहरा जायज़ा लेना, ये चीज़ों को टुकड़ों में तोड़ कर समझना। एनालिसिस यानी किसी भी चीज़ को डिटेल में देखना, उसके पार्ट्स को अलग अलग करके कि ये क्या है, क्यों है, कैसे काम करती है, क्या होती है, ये सब समझना, ये होता है एनालिसिस। हम एनालिसिस का वर्ड यूज़ कर रहे हैं ना, तो ये एनालिसिस होता है। अगर हम टेररिज्म के डिस्कोर्स का एनालिसिस करते हैं तो हम देखते हैं कि कौन सी ज़बान इस्तेमाल हो रही है। अब डिस्कोर्स मैंने आपको बताया कि डिस्कोर्स क्या होता है, अब एनालिसिस भी ऊपर बता दिया। तो अगर हम कह रहे हैं कि कौन सी ज़बान इस्तेमाल हो रही है, क्या मकसद है, कैसे लोगों पर असर हो रहा है, यानी एनालिसिस होता है कि एक गहराई से समझना, किसी चीज़ को गहराई से देखना, तो ये होता है एनालिसिस। नेक्स्ट अगर हम टॉपिक देखें डिस्कर्सिव कंस्ट्रक्शन ऑफ टेररिज्म, इसमें अब क्या है, इसमें हमारे पास है कि 9/11 जब एन एग्जांपल ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ डिस्कोर्स अबाउट टेररिज्म एंड वायलेंस आफ्टर 9/11 का अटैक बता दी जो अमेरिका में होता। 9/11 के बाद अमेरिका में डिस्कोर्सेस का बनना। 9/11 के अटैक के बाद जो बुश एडमिनिस्ट्रेशन है ना, उसने टेररिज्म के खिलाफ एक वार ऑन टेरर शुरू की। क्या शुरू की? वार ऑन टेरर शुरू की। और किसने की? बुश एडमिनिस्ट्रेशन ने। बुश ने अपनी जो है ना, उसकी जो स्पीच है उसमें उसने इमोशनलाइजेशन ऑफ फैक्ट, मॉरल ऑर्डर थ्रू द इमोशनलाइजेशन ऑफ फैक्ट, ये उसने किया। इमोशनलाइजेशन ऑफ फैक्ट, इसका मतलब क्या है कि बातों में जज्बात भर देना ताकि लोगों पर ना गहरा असर हो, इमोशनल कर देना लोगों को। इसका मकसद था लोगों को ये समझाना कि वो एक मोरल लड़ाई है जो लड़ रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखें कि बुश की स्पीच का क्या एनालिसिस है, एनालिसिस ऑफ प्रेसिडेंट जॉर्ज W. बुश स्पीच। अब एनालिसिस मैंने ऊपर आपको बता दिया था कि एनालिसिस क्या होता है, कि किसी चीज़ को गहराई से समझना। अब यहाँ पर बुश की स्पीच का क्या एनालिसिस है, जो भाटिया कहते हैं ना कि बुश की जो स्पीच है उसका एनालिसिस करने से पता चलता है, भाटिया ने किया एनालिसिस, उसकी स्पीच का एनालिसिस करने से पता चलता है कि उन्होंने बहुत सी रिटोरिकल स्ट्रेटजीज़, यानी कि उन्होंने ना ऐसी बातें की जो असर डालने वाला अंदाज था, इस्तेमाल की हैं। इमोशनल बातें, रिटोरिकल स्ट्रेटजीज उन्होंने इस्तेमाल की हैं, और इनमें लेक्सिकल, सिंटैक्टिक और सिमेंटिको प्रैग्मेटिक्स टूल शामिल हैं, ठीक है। ये आपने याद रखना है। ड्राइंग ऑन अ रेंज ऑफ लेक्सिको, सिंटैटिक एंड सिमेंटिक प्रैग्मेटिक टूल्स, 1 2 3 4 5 to 6 लाइन में है ये। उसके बाद यहाँ पर आप देख लें, अब लेक्सिको सिंटैटिक टूल क्या है, यानी लफ्ज़ों और सेंटेंस का इस्तेमाल, और सिमेंटिको प्रैग्मेटिक टूल क्या होता है, इसका मतलब होता है कि मकसद को समझने का तरीका, ठीक है, मीनिंग्स और उसके मकसद को समझने का तरीका, ये चीज़ है। अब ये सब इसलिए था कि वो अपनी जो हुकूमत है ना, उसके सियासी मकसद को लोगों की नज़रों में सही साबित कर सके। The aim is to explore how the discursive construction of terrorism is often a powerful tool of propaganda used to further specific socio-political goals. यहाँ पर जो पार्टियाँ हैं ना, 2018 में उन्होंने बुश की जो स्पीच है ना, उनको 3 पीरियड्स में डिवाइड किया, 3 टाइम पीरियड्स में डिवाइड किया, द प्री वार पीरियड, द बिल्ड अप वार पीरियड एंड द पोस्ट वार पीरियड। अब आपने ये पीरियड्स याद रखने हैं। किसने बुश की जो स्पीच है उनको 3 पीरियड में डिवाइड किया था? भाटिया ने किया था, 2018 में किया था। और जो इन पीरियड्स की डेट है, उनका जो टाइम पीरियड है वो आपने याद रखना है कि कब से कब तक। प्री वार पीरियड जो हमारे पास है वो है 11 सितंबर 2001 से दिसंबर 2001 तक। उसके बाद बिल्ड अप वार पीरियड है जनवरी 2002 से मई 2003 तक। नेक्स्ट पोस्ट वार पीरियड है जुलाई 2003 से जनवरी 2006 तक। अब पहले हम पढ़ लेते हैं प्री वार पीरियड में क्या हुआ। अब क्या था यहाँ पर, यहाँ बुश की जो स्पीच थी ना वो एग्रेसिव थी। लोगों को देखें, रीएश्योरिंग देम ऑफ रिवेंज एंड जस्टिस, लोगों को बदला और इंसाफ का ये वादा किया गया था। बिल्ड अप टू वार पीरियड में क्या हुआ था, इराक और टेररिज्म का आपस में जोड़ दिया गया। जो इराक था और जो मतलब टेररिज्म को इराक से, इन दोनों को आपस में जोड़ दिया गया। यानी ये बताया गया कि जो इराक है ना वो भी टेररिज्म का हिस्सा है। इससे वार का जो इस जंग करने का ना एक बहाना उनको मिल गया था। नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास है जो पोस्ट वार पीरियड है। पोस्ट वार पीरियड क्या है, इसमें है यहाँ डिस्कोर्सेस में ये बताया गया कि ये जो जंग है ये ज़रूरी थी ताकि डेमोक्रेसी आए, यानी लोगों को जस्टिफाई करने की कोशिश की गई थी पोस्ट वार पीरियड में। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर है चार्ल्स ब्लैक 2005 में ये क्या कहते हैं। चार्ल्स ब्लैक 2005 में ये कहते, इन्होंने यहाँ पर क्या किया था, इन चार्ल्स ब्लैक के मुताबिक बुश जो है ना उसने अपनी स्पीच में मोरालिटी मेटाफोर्स का इस्तेमाल किया था। चार्ल्स ब्लैक के मुताबिक मोरालिटी मेटाफोर्स का ड्राइंग होना, ये देखें, पहले अमेरिका उसको किसको मिलाया था, पहले यहाँ पे इराक और टेररिज्म को मिला दिया था। उसके बाद क्या किया, देखें यहाँ पर है एन एक्सप्लिसिट लिंक वाज मेड बिटवीन इराक एंड टेररिज्म, ये ऊपर यहाँ पर अब सेकंड लाइन यहाँ पर। अब यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं चार्ल्स ब्लैक 2005 का। इसमें क्या है, इसने क्या किया कि इसके मुताबिक क्या था, बुश ने अपनी तकरीरों में मोरालिटी मेटाफोर्स का इस्तेमाल किया। मेटाफोर का मतलब क्या है, मेटाफोर का मतलब होता है कि किसी चीज़ को ना दूसरी चीज़ की मिसाल देकर समझाना।
और उन्होंने क्या किया, उन्होंने ईवल यानी बुराई और टेररिज्म को मिला दिया। पहले वो इराक और वो वाला था, अब यहाँ पे अब ये चीज़ें आपके पास आ सकती हैं कि टेररिज्म को कैसे उसमें चेंजेस आई थी। वक्त के साथ टेररिज्म का नाम बदलता गया था, नाम बदलते गए थे, उसको किस किस चीज़ के साथ वो लिंक करते गए थे। अब यहाँ पर क्या हुआ, एविल और टेररिज्म को मिला दिया गया, यानी कि बुराई और टेररिज्म को मिला दिया गया। और उसामा बिन लादेन को क्या कहा गया, उनको एक एविल का सिंबल बनाया गया। अब यहाँ पर है हमारे पास लिखा हुआ थाउजेंड्स ऑफ लाइव्स वर सडनली एंडेड बाय एविल। उसके बाद यहाँ एविल का लफ्ज़ लोगों के जज्बात को उभारने के लिए इस्तेमाल किया गया था। एक इमोशनल, यहाँ पर ऊपर है ना कि इमोशनलाइज ऑफ फैक्ट। उसके बाद ना यहाँ पर लास्ट वाली हमारे पास लाइन है गुड एंड इवल। जो बुश है ना, उसने बदला लेने को क्या कह दिया, उसने गुड और इवल की जंग बना दिया, यानी असल मकसद उसका रिवेंज ही था। मगर लोगों को क्या दिखाया गया कि ये एक कॉस्मिक स्ट्रगल है जिसमें सबको सही का साथ देना है। ठीक है, डिस्कस्ड एज अ कॉस्मिक स्ट्रगल बिटवीन टू पोलर डुअलिटीज गुड एंड इवल। इसमें हमने क्या पढ़ना है, इसमें हमारे पास यही है कि 9/11 जब अटैक होता ना, तो उसके बाद क्या हुआ कि सिर्फ जो रिवेंज है और जस्टिस है उसको एक्शन लेने की वजह एक बता देना, ये एक ऑथेंटिक मतलब एक काफ़ी मजबूत रीज़न नहीं थी। रिवेंज और जस्टिस यानी कि इंसाफ और बदला। अब जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है ना, दैट्स हु कैरिड आउट द 9/11 अटैक्स विद नो सर्टेन प्रूफ। 9/11 वो इंटरनेशनल कम्युनिटी ने क्या किया, इन्होंने अटैकर्स की मजम्मत तो की, मगर फ्यूचर्स में क्या एक्शन लेना है इस तरह का ये ऐसा बताना ये चीज़ मुश्किल थी। अब टेररिज्म के बारे में जो है ना नई शक्ल क्या आई, अब फेयर क्लब जो है वो कहते हैं कि उस वक्त हेगेमोनिक डिस्कोर्स में एक बहुत बड़ी तब्दीली आई थी, ये कि टेररिज्म और वीपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन को एक साथ रख दिया गया। वीपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन आपके पास आगे मुखाफिफ इसके लिए आएगा जो है कि WMDS इस तरह का है, वीपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन, ये आपने याद रखना है। और हेगेमोनिक डिस्कोर्स है कि सब पर हावी होने वाली जो एक सोच है। अब बुश जो है ना वो 7/10/2002 में क्या कहते हैं, उन्होंने कहा 7 अक्टूबर 2002 में कि टेरर सेल्स और वो रेजिम्स जो वीपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन बना रही हैं, ये एक ही बुराई के दो चेहरे हैं। ठीक है, टेरर सेल्स एंड आउटलॉ रेजिम्स बिल्डिंग वीपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन आर डिफरेंट फेस ऑफ द सेम एवल। एक ही बुराई के दो चेहरे हैं। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर है कि टेररिज्म इज कंसेप्चुलाइज्ड एज केमिकल, बायोलॉजिकल एंड न्यूक्लियर विच डील्ट विद अपीसमेंट कुड लेड टू डिस्ट्रक्शन ऑफ अ काइंड नेवर बिफोर सीन। ये आपने अपीजमेंट को लेड टू, ये आपने याद रखना है। बुश ने कहा कि अगर इन चीज़ों को सिर्फ अपीजमेंट से कंट्रोल करने की कोशिश की, यानी कि मना लेने से सिर्फ इन चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश की, तो क्या होगा, तो दुनिया को असल तबाही देंगे कि जो कभी नहीं देखी गई। ठीक है, बिफोर डिस्ट्रक्शन ऑफ अ काइंड नेवर बिफोर सीन, जो पहले कभी भी नहीं देखी गई। अब जहाँ पर क्या है, दिस सेंचुरी नेवर बिफोर जैसे लफ्ज़ों का मतलब था कि लोगों को हिस्ट्री या वक्त का हवाला देकर डराना, इनको इमोशनली यहाँ पर इमोशनल वर्ड यहाँ पर यूज़ किए गए हैं, उनको डराया गया है। विच ऑफ अपीजमेंट को नेवर, यहाँ पर होगा टाइम एंड डेट रेफरेंसेस दिस सेंचुरी नेवर बिफोर। ये जो थे ना दिस सेंचुरी नेवर बिफोर, ये किसके लिए यूज़ किए गए थे, इन जैसे अल्फाज का क्या मतलब था, ये क्यों यूज़ किए गए थे, ये आपके पास आ सकते हैं। तो ये अल्फाज जो हैं, इस तरह के अल्फाज, उनका मतलब क्या था कि लोगों को ना हिस्ट्री का हवाला देकर, वक्त का हवाला देकर उनको डराया जाए। फिर ये हमारे पास एक है अटैक वर्सेस सेल्फ डिफेंस। अब यहाँ पर हमने क्या पढ़ना है, अटैक वर्सेस सेल्फ डिफेंस में बुश ने बार बार अटैक का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था। देखिए बेरिंगटन कहते हैं कि ये सब क्या था, ये इमोशनलाइजेशन ही थी। नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पर कि रेफर टू एज द इमोशनलाइजेशन ऑफ द इवेंट्स वेयर बाय सेंसेशनलिज्म, डिमेटिसेशन और एक्सिक्रेशन ऑफ इवेंट्स दैट वर इन देमसेल्व्स सो हॉरिफिक। अब जो है ना, जो बुश की स्पीच हैं उनमें ड्रामेटाइजेशन और एक्सिक्रेशन था, ताकि लोगों को सपोर्ट मिल सके, उन्हें हर बात को ना बहुत ज़्यादा सेंसेशनल बना दिया। तो ये सब एक ना क्या था, एक स्ट्रेटजी थी, एक तरीका था, जिसे इराक पर वार को लोग क्या समझ लें, लेगिटिमेट, यानी कि लोग ना उस चीज़ को ज़रूरी समझ लें। और प्रेजेंटेड एज लेगिटिमेट एंड प्रोग्रेसिव स्टेप्स एंड मेटाफोरिकल वार ऑन टेरर। इस चीज़ को लोग ज़रूरी समझ लें। और इन डिस्कोर्सेस का मकसद क्या था कि इराक की जंग को वार ऑन टेरर का हिस्सा दिखाया जाए, ताकि लोग ये सोचें कि ये जो प्रोग्रेस है ना, ये एक अच्छाई का कदम है। यहाँ पर जस्टिफिकेशन फॉर वार, अब इसमें क्या है, जब इराक में वीपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन WMDS ये नहीं मिली, तो लोगों को वार पर ना थोड़ा सा डाउट होने लगा, शक होने लगा कि अब यहाँ पर क्रिस्टोफ ने क्या कहा कि बुश ने जो देखें विद WMDS स्टिल एल्यूसिव, प्रेसिडेंट बुश हैज इंक्रीजिंगली जस्टिफाइड द इन्वेजन ऑफ इराक एज अ बोल्ड इन्वेजन ऑफ इराक को क्या कहा, बीकन्स ऑफ डेमोक्रेसी कहा है। टेररिज्म इज अ स्वैग एक्ट ऑफ वायलेंस जो फ्रीडम को रोकता है, स्वैग एक्ट ऑफ वायलेंस विच ट्राइव टू स्टॉप द एडवांस ऑफ फ्रीडम, जो कि फ्रीडम को रोकता है। यानी टेररिज्म को क्या बना दिया, फ्रीडम का दुश्मन बनाकर दिखाया गया। अब नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर है, हमने वो कर लिया। उसके बाद रिटर्न ऑफ ट्रेनिंग एंड द डेथ ऑफ डेमोक्रेसी। अब इसमें क्या है, अब यहाँ पर है कि बुश ने कहा कि यानी जंग जो है ट्रेनी की वापसी और डेमोक्रेसी की मौत के दरमियान है। यानी टेररिज्म को ट्रेनी से जोड़कर एक बहुत बड़ा ख़तरा दिखाया गया है। ठीक है, बुश ने 7/9/2003 की इसकी स्टेटमेंट क्या थी, इसने क्या कहा
इसने कहा कि जो टेररिज्म है ना उसको पहले तो सिर्फ डोमेस्टिक लेवल बताया जा रहा था, लेकिन बाद में उसे इंटरनेशनल प्रॉब्लम बनाया गया। अगर इराक और अफगानिस्तान में डेमोक्रेसी जो है ना वो फैल गई तो टेररिज्म को एक बहुत बड़ी कामयाबी मिलेगी। वैल्यू सच एज जस्टिस एंड लिबर्टी, इसमें हमने क्या पढ़ना है, इसमें है कि जो बुश ने ना उसने डेमोक्रेसी को जस्टिस और लिबर्टी जैसे अच्छे अल्फाज से जोड़ दिया। बैटल अगेंस्ट टेररिस्ट विच ट्रिम्फ इज इक्वेटेड विद पॉजिटिव वैल्यू सच एज जस्टिस एंड लिबर्टी, की जंग को ना अच्छाई और इंसाफ की लड़ाई बना दिया गया। फिर नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर आता है फैंटेसिज्म और रेडिशलिज्म। इसका क्या है, ये हमारे पास क्या कॉन्सेप्ट है। अब बुश के ने टेररिस्ट को क्या कहा, उसने फैंटेसिज्म वाले लोग कहा, यानी टेररिस्ट जो है ना वो टेररिस्ट आर द सक्सेसर टू द मर्डरस आइडियोलॉजी ऑफ द 20th सेंचुरी। जो टेररिस्ट हैं वो पुरानी जो हुई थी ना कातिलाना आइडियोलॉजीज थी उनके वारिस हैं, यानी उनको हर हाल में बुरा ही दिखाना ये स्ट्रेटजी थी। नेक्स्ट यहाँ पर है इट इज इंपॉर्टेंट देन टू रिकॉग्नाइज दैट टेररिस्ट इज सिंपली अ वर्ड सब्जेक्टिव एप्टिक नॉट एन ऑब्जेक्टिव रियलिटी। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारे पास ये लिखा हुआ है कि जो है ना टेररिस्ट सिर्फ एक वर्ड है, एक सब्जेक्टिव लेबल है, कोई ऑब्जेक्टिव रियलिटी नहीं है, नॉट एन ऑब्जेक्टिव रियलिटी, यानी लोग जिससे जैसे चाहें टेररिस्ट को वैसा बनाकर। लास्ट टॉपिक में हमारे पास क्या है, अब इसमें हमने देखना है कि कॉन्सेप्चुअलाइजेशन हमारे पास लिखा हुआ है यहाँ पे वर्ड, हाउ द कॉन्सेप्चुअलाइजेशन ऑफ टेररिज्म वाज ट्रांसफॉर्म्ड। टेररिज्म का जो मतलब है वो वक्त के साथ साथ सोशो पोलिटिकल कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक बदलता गया। देखिए हमने पहले पढ़ा था एविल, उसके बाद वो ट्रेनिंग वाला किसी जालिम चीज़ से जोड़ दिया गया, उसके बाद क्या था वो जो WMDS है वो, तो कभी एवल कभी ट्रेनिंग कभी WMDS का खतरा, इन चीज़ों के मुताबिक सोशो पोलिटिकल कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक बदलता गया था। अब डिस्कर्सिव इल्यूजन यहाँ पर देखें, एंड अपोजिंग रियलाइज प्रोड्यूस टू गिव बर्थ टू डिस्कर्सिव इल्यूजन। रिटोरिकल स्ट्रेटजीज और जो लैंग्वेज टूल्स हैं उससे इल्यूजन बनाया गया, यानी लोगों को ऐसा लगता था कि ये सब जो है ना ये एक ऑब्जेक्टिव रियलिटी है, जबकि असल में ये एक सब्जेक्टिव सोच थी, ये एक ऑब्जेक्टिव रियलिटी नहीं थी। देखिए ऊपर भी लिखा हुआ है नॉट एन ऑब्जेक्ट। जो टेररिस्ट है ना वर्ड, ये टेररिज्म इज सिंपली अ वर्ड, ये एक वर्ड है, नॉट एन ऑब्जेक्टिव रियलिटी है। जो वाइट बैक ने 2004 से कहा था, ये आपके MCQs के लिए लाइन इंपॉर्टेंट और फिल इन द ब्लैंक्स में भी आ सकती हैं। सिल और कार्टर ये कहते हैं कि सोशल वर्ड जो है वो कम्प्लेक्स और सिंबॉलिक है, जिसमें स्ट्रक्चर, एजेंसीज और कल्चर सब मिलकर काम करते हैं। ठीक है, ये आपने याद रखना है। द सोशल वर्ड इज कम्प्लेक्स एंड सिंबॉलिक कंप्राइजिंग स्ट्रक्चर, एजेंसीज एंड कल्चर। ऊपर से परहैप्स वन कुड इवन से दैट बाय इटसेल्फ अ सिंगल मेथोडोलॉजिकल अप्रोच मे नॉट बी इनफ टू एनालाइज सच हिस्टोरिकली एंड आइडियोलॉजिकल टेक्सचर डिस्कोर्सेज। ये सब डिस्कोर्सेज जो हैं लोगों के एक्शन को शेप करते हैं। हर सोसाइटी अपने कल्चर सोसाइटी के मुताबिक दुनिया को देखती है। और फिर ये जो कैरेक्टर वाला 2004 में याद रखनी है कि जो सोशल वर्ड है ये कम्प्लेक्स और सिंबॉलिक, एक सिंबॉलिक है जिसमें स्ट्रक्चर, एजेंसीज और कल्चर ये तीन हैं, ये सब मिलकर काम करते हैं। अब एंड वाला अगर हम यहाँ पर एंड हमारे पास आगे है, यहाँ पर देखें आगे हमारे पास क्या है कि भाटिया 2004 में क्या कहते हैं कि एक ही रिसर्च मेथड से इतनी गहरी और इतनी डीपली और हिस्टोरिकल डिस्कोर्स समझना मुश्किल है। हमें एक क्या करना चाहिए, हमें एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच इस्तेमाल करनी पड़ती है। ठीक है, हर शख्स अपनी हिस्ट्री, आइडियोलॉजीज और सोच से दुनिया को देखता है, यानी आपकी लोकेशन आपकी सोच डिसाइड करती है। आपकी लोकेशन होती है जगह, आप जहाँ पर रह जाते हैं, आपकी जो सोच है वो डिसाइड करती है कि आपको क्या सही और क्या गलत लगता है। अपने इस चैप्टर में से क्वेश्चन देख लें तो कौन कौन से बनते हैं कि यहाँ पर आपको एक तो चीज़ याद हो, आपके क्वेश्चन में तो नहीं आएगी लेकिन आपको डिस्कोर्स और एनालिसिस क्या होता है, ये दो वर्ड आपको याद, मैंने आपको बताया है डिटेल से कि ये क्या होते हैं। उसके बाद विटकिंस क्या कहते हैं, ये जो ये पॉलिटिकल सोशलाइजेशन है ये चीज़। नेक्स्ट पे टेररिज्म की जो डेफिनेशन है ये लार्जली कॉन्टेक्स्ट बेस्ड होता है और ये सिर्फ इसको कह देना कि सिस्टमेटिक यूज ऑफ वायलेंस एंड इंटिमिडेशन टू अचीव सम गोल्स, ये कह देना, ये इसकी तारीफ बयान नहीं करता, बल्कि ये जो है ना ये इसका मतलब कि ये पूरी बात नहीं समझाती। उसके बाद हर किसी के अलग अलग नजरियात है। मार्सेला क्या कहते हैं, टेलर क्या कहते हैं, टेलर ने वो हमें कॉन्सेप्ट देगा, अगर हम खुद करें तो वो बात अच्छी है, लेकिन अगर कोई दूसरा करे तो उसको हम बुरा कह देते हैं। मल्टी पर्सपेक्टिव अप्रोच में कि जो मल्टी पर्सपेक्टिव अप्रोचेस होती हैं, लेकिन जो कॉमन है, बेसिक टेनेट्स कॉमन है, वो कौन कौन से हैं, इशूज़ ऑफ पावर, आइडियोलॉजी एट प्ले इन सोसाइटी, फोकसिंग ऑन द लैंग्वेज, सोशल प्रैक्टिस, ये आपने याद रखनी है। उसके बाद यहाँ पर जो हमारे पास टाइम पीरियड थे 3 वो रखने हैं, और हिस्ट्रिसिटी और हैबिटस वाला आपने याद रखना है। उसके बाद ये पोस्ट वार पीरियड, और ये इनमें से ना आपके MCQs वो फिल इन दी ब्लैंक्स आ सकती हैं या ट्रू फॉल्स भी आ सकते हैं। और ये ओसामा बिन लादेन को, जो ओसामा बिन लादेन वाली हमने एग्जांपल की थी, विच इवल्स एंड टेररिज्म आर पर्सनिफाइड इन द इमेज ऑफ ओसामा बिन लादेन की एग्जांपल यहाँ पर दे दी गई थी आफ्टर 9/11 अटैक्स। ये हमने याद रखना है। यही था बस, जो हाईलाइट है वो आपने पढ़ लेना है एक मरतबा। तो ये था जी हमारा आज का लेक्चर। आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर नाउ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में लेसन नंबर 28 के साथ। अब तक अपना ख्याल रखिए, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।